नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 जब पेपर होने वाला है तो आज हम सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार सीडीपी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप किसी भी पेपर हो, चाहे कोई भी पेपर हो, आप ऑल सब्जेक्ट के पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लेकर जरूर चलिएगा, क्योंकि आपके पेपर के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का सेट है 6 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर परिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र रूप से बौद्धिक योगदान जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। ऑप्शन दिया है ए शारीरिक, बी है गद्यात्मक, सी सामाजिक, डी है संज्ञानात्मक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह डी संज्ञानात्मक। विकास क्या है? तो अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर परिच्छेद करते हैं। तो तथापि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या है? तो प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यता के लिए सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। विकास डैश से डैश की ओर होता है। विकास कैसे होता है देखते हैं। ऑप्शन ए है शीत से पैर, ऑप्शन बी है कि जटिल से सरल, ऑप्शन सी है बाह्य से केंद्र, डी है विशिष्ट सामान्य। तो विकास किस तरफ से होता है? तो विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? तो मस्तकाधुमुखी सिद्धांत कहते हैं। मतलब जो सिर से पैर की ओर होता है उसको हम क्या कहते हैं? मस्तकाधुमुखी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए, इसको हम कहेंगे मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है? तो इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर, फिर हाथ और पैर पर नियंत्रण हासिल करता है। अब ये बच्चा है, ठीक, तो इसका विकास कैसे होगा? तो इसका विकास सिर से लेके पैर से होगा। ठीक, विकास यहाँ से शुरू होगा और शीर्ष होते फिर पैर, फिर हाथ से जाएगा, फिर पैर पर आएगा। तो विकास कैसे होता है? तो विकास सिर से पैर की तरफ होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिरोधोमुखी कहते हैं या फिर इसको मस्तकाधोमुखी कहते हैं। तो मतलब क्या है कि पहले बच्चा क्या करेगा? पहले बच्चा सिर पे कंट्रोल करेगा, फिर हाथ और पैर पे नियंत्रण हासिल करता है। अर्थात पहले दोनों महीनों में सिर और चेहरे की गतिविधि पर नियंत्रण में बाल्यावस्था का विकास होता है। अगले कुछ महीनों में वो अपनी बाहों का उपयोग करके स्वयं के ऊपर उठाने में सक्षम होते हैं और फिर पैरों की उंगलियों पर नियंत्रण हासिल करने में लगते हैं या दिन प्रतिदिन रेंगने और चलने, कूदने, चढ़ने और सक्षम हो जाते हैं। तो विकास किस तरफ से होता है? तो विकास हमारा सिर से पैर की तरफ होता है, जिसको हम सिरोधोमुखी या मस्तकाधोमुखी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो प्राथमिक कारक क्या है हमारे समाज के लिए? तो जैसे परिवार हो गया, आपका मित्र हो गए, रिश्ते हो गए, ये सब हमारे क्या है? तो प्राथमिक है। सेकेंड द्वितीयक कारक क्या हो गए? जैसे आपका मीडिया हो गया, विद्यालय हो गया, जनसंचार, मुद्रित माध्यम, धार्मिक स्थल, ये क्या है हमारा? ये द्वितीयक समाजीकरण है। तो प्राथमिक क्या आता है? परिवार आता है, पड़ोस आता है, रिश्ते आते हैं, मित्र आते हैं, ये सब हमारा प्राथमिक समाजीकरण है। मीडिया हो गया, विद्यालय हो गया, लाइब्रेरी होगी, पुस्तकालय हो गया, धार्मिक स्थल, मंदिर, ये सब क्या हमारा द्वितीयक समाजीकरण का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन दिया हमारा क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समाजीकरण का प्राथमिक कारक क्या है और द्वितीयक कारक कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं ए में दिया कि जनसंचार, माध्यम और परिवार। तो परिवार तो प्राथमिक है, ये सही, लेकिन जनसंचार क्या हमारा? ये द्वितीयक है। पहले प्राथमिक पूछा है, फिर द्वितीयक पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले क्या पूछा है। फिर सेकंड बी में दिया कि विद्यालय और परिवार। तो परिवार तो प्राथमिक है, लेकिन विद्यालय क्या है? द्वितीयक है। ऑप्शन सी में है कि परिवार और विद्यालय। डी में है कि मुद्रित और जनसंचार, ये दोनों क्या है? ये हमारा द्वितीयक है। लेकिन इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन होगा सी, परिवार क्या हमारा प्राथमिक हो गया, विद्यालय क्या हो गया हमारा द्वितीयक हो गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो औसपन डैश उत्पन्न होता है। किस क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन देखते हैं, ए अनुकरण, बी है असंतुलन, सी संरक्षण, डी है विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो जीन पियाजे के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता हम क्या करते हैं, तो असंतुलन उत्पन्न होता है हमारे अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्तित्व समझना आरंभ कर देते हैं? ऑप्शन ए संवेदीगामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। वस्तु अस्तित्व की भावना किस अवस्था में आती है? तो ये आपका कौन सी अवस्था में आती है? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन देगा ए संवेदीगामक अवस्था में ये आपका वस्तु अस्तित्व की भावना आ जाती है, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? आत्म केंद्रितता आती है इसमें। और क्या होता है? काल्पनिक चीजों पर काल्पनिक खेल होती है बच्चे के अंदर। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में प्रत्यक्ष बोध का विकास होता है। थर्ड हमारा है मूर्त संक्रियात्मक, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? इस अवस्था में बच्चा वर्गीकरण, मूर्त तार्किक चिंतन होता है। किस अवस्था में होता है? तो 2 से 7 वर्ष की, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? तो अमूर्त तार्किक चिंतन करता है। मूर्त तार्किक चिंतन किस में होता है? तो आपको 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। और अमूर्त किस में होता है? तो औपचारिक अवस्था में होती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह ए इसका राइट होगा आंसर। इसने कहा कि वस्तु अस्तित्व की समझना किस अवस्था में होती है? तो ये संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं दी गई है? 4। कौन कौन सी है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, सी है आपका मूर्त संक्रियात्मक, फोर्थ है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 3 दी है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज का पैसा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना क्या है? अपराध है, और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, बी है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, डी है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन अगर डी कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास की अवस्था में है वो बच्चा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेव वागोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है, ऑप्शन बी बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, सी संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, ऑप्शन डी की सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इसका राइट होगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वागोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? ऑप्शन ए है कि निष्क्रिय अनुकरण, बी है सहभागी अधिगम, सी है व्याख्यात्मक शिक्षण, डी है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी सहभागी अधिगम। क्या है ये? अब हमारी कौन सी शिक्षण अधिगम विधि अधिगम को समुन्नत करती है? आपका सहभागी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? ऑप्शन ए मानकीकृत पाठ्यचर्या, बी है पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, सी है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, डी है योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना क्या हमारी बाल केंद्रित शिक्षा की अनुशंसा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हावर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि किस प्रकार है? ऑप्शन ए के सभी बच्चों के एक समान स्तर होती है। ऑप्शन बी की एक सामान्य योग्यता की जिसका कोई जैकी आधार नहीं है। ऑप्शन सी जन्म से स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी है कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। ठीक है, अब हमारा स्पेशल क्वेश्चन ये है कि हावर्ड गार्डनर ने कुल कितने प्रकार की बुद्धि दी थी? तो एनसीईआरटी के थ्रू उन्होंने 8 दी है, लेकिन अब उनका हुआ है जो 9 है। फर्स्ट हमारा तार्किक गणितीय, सेकेंड है भाषाई बुद्धि, थर्ड स्थानिक, फोर्थ शारीरिक गतिक, फिफ्थ है सांगीतिक बुद्धि और 6 है हमारा पारस्परिक बुद्धि, 7 है अंतर व्यक्तिगत और डी है आपका प्रकृतिवादी और जो 9 नंबर का जुड़ा है वो है अस्तित्ववादी बुद्धि जो है। लेकिन अगर पेपर में पूछेगा कि एनसीईआरटी के थ्रू हावर्ड गार्डनर की बुद्धि कितनी है तो 8 है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा। अभिकथन और तर्क। अभिकथन है कि अधिगम का सामाजिक राष्ट्रवादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क है कि भाषा विकास से विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैकीय परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो सही विकल्प चुने कौन सा है? ऑप्शन दिया ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है कि ए और आर दोनों गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सही है लेकिन आर गलत है, जैकीय पर निर्भर नहीं होते हैं। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन डैश को बढ़ावा देता है। ऑप्शन दिया ए जेंडर समानता, बी है जेंडर समता, सी है जेंडर सशक्तिकरण, डी है जेंडर रूढ़िवादिता। तो किसको देती है बढ़ावा? तो जेंडर रूढ़िवादिता को ये बढ़ावा देती है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी प्रस्तुत करके, ऑप्शन बी कि उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी को काम करने के अवसर देके, ऑप्शन सी कि उन्हें बहुविध तरीकों से काम करने में शामिल होने के अवसर देके, डी है उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग या पृथक्करण करके। जिसने पूछा कि नहीं किया जाना चाहिए तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा होगा आपका? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह डी कि बहुविध तरीकों का नामीकरण, लेबलिंग नहीं करना चाहिए या पृथक्करण नहीं करना चाहिए बच्चों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, ऑप्शन बी की अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, ऑप्शन सी की विद्यार्थियों के निष्पादन का उन्हें के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना और रोक लेना, ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं को वर्गीकृत करना। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा बी कि अधिगम को अनुकूलता बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? ऑप्शन ए कि अभिसारित चिंतन, बी है स्वचिंतन प्रतिबिंबन, सी है कंठस्थीकरण, डी है निष्क्रिय अनुकरण। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा बी, स्वचिंतन प्रतिबिंबन संवर्धन करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए विद्यालय सही विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, ऑप्शन बी है कि उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते, सी विद्यालय सही बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, डी है कि बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, विद्यालय सही बच्चों के लिए आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांगता व्यक्तित्व और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? ऑप्शन ए की चिकित्सीय, बी है दानशीलता, सी सामाजिक, डी मानवीय अधिकार। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, बी सामाजिक का दृष्टिकोण का समर्थन देता है विकलांगता का प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग, ऑप्शन बी की अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, सी है कि कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, डी है यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित है। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी कि यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेधावी और प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह का संभावना होती है? ऑप्शन ए कि उन्हें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, ऑप्शन बी कि अपने सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, सी यदि कार्य चुनौती भरा है तो उसी काम को तुरंत छोड़ देते हैं, डी के समाधान खोजने की प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, समाधान खोजने की प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं मेधावी और प्रतिभाशाली बच्चों की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन ए लिखित प्रदत्त कार्य के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगमय पहुंच, बी है कि विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, सी प्रदत्त कार्यों के छोटे छोटे प्रबंधनीय समूह में प्रस्तुत करना, डी के बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान करना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा डी कि बिना किसी अंतराल की लंबी अवधि वाले व्याख्यान करना क्या हमारा? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क। अभिकथन है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने में, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बात तो सही है। तर्क है कि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन दिया कि ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी कि ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सी है कि ए सही लेकिन आर गलत है, डी है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, शिक्षक अधिगम के निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? ऑप्शन ए व्यवहार अनुकूलन, बी है सहपाठी सहभागिता, सी अन्वेषण अधिगम, डी है पारस्परिक शिक्षण। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन होगा ए, व्यवहार अनुकूलन क्या है हमारा? महत्व नहीं देता सक्रिय भूमिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? ऑप्शन ए निष्क्रिय अनुकरण, बी है पुरस्कार और दंड, सी जिज्ञासा और अन्वेषण, डी है कंठस्थीकरण। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा सी, जिज्ञासा और अन्वेषण क्या है? ये बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखे जाते हैं जिज्ञासा और अन्वेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान का कौशल का विकास में बाधक है? इसने बाधक पूछा है, मतलब नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन ए की अनुरूपक चिंतन, ऑप्शन बी की प्रकारात्मक स्थिरता, सी बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, डी प्रशासनिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा बी की प्रकारात्मक स्थिरता क्या हमारा? ये हमारा इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? ऑप्शन ए वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए,
ऑप्शन बी कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी कि विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी कि विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन ए जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम। ऑप्शन बी कि समझ के समुन्नत करने के लिए अधिगम। ऑप्शन सी कि नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। डी है किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप से मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? ऑप्शन ए की जिज्ञासा, बी असफलता का सीखा हुआ भाव, सी है गर्व, डी है आशा। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका ऑप्शन इसका बी असहायता का सीखा हुआ भाव इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? ऑप्शन ए आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी कि उन्हें पूर्व ज्ञान से सम्बद्धता जोड़ेंगे। सी ज्ञान को वास्तविक जीवन से समस्याओं में लागू करने के लिए अवसर देंगे। डी उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए कि आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए स्कूली माहौल, बी है अनुवांशिकता, सी सांस्कृतिक संदर्भ, डी है अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी अनुवांशिकता क्या है अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, ऑप्शन बी की निराशा की भावना, सी विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, डी के विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए रहे अनुदेशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी निराशा की भाव क्या है नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है अधिगम के द्वारा। आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।